आपको सिखा दिया था, एक बार बता दूं। कंपेयर, ये लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आपको बताया था थोड़ा बहुत। चलिए तो गाइस कृपया यहाँ पे ध्यान दें, सभी लर्नर्स यहाँ ध्यान देंगे प्लीज, अभी कोई बातें नहीं। देखिए गुप्ता अंपायर जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने गुप्ता अंपायर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहली चीज क्या बताई थी कि गुप्ता अंपायर के बारे में पढ़ने से पहले, इनके इस अंपायर के राजाओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस डायनेस्टी की जानकारी हमें मिल कहां से रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि गुप्ता अंपायर की इंफॉर्मेशन हमें मिल कहां से रही है। हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, जो हम गुप्ता अंपायर पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में हमें पता कहां से चल रहा है। सबसे पहले हमें इस चीज को जानना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें गुप्ता अंपायर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि दो किताबें हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राक्षरम, यहाँ से पता चलता है हमें। इस बुक को विशाखदत्त ने लिखा था, ये हो गया था हमारा। फिर फाहिन, फाहिन जो है, जो एक चाइनीज यात्री थे, ये भी बहुत कुछ लिख के गए हैं। इनकी जानकारियों से भी हमें गुप्ता अंपायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एपिग्राफिकल सोर्सेज मैंने कल आपको बता दिया था। देखो ये मेहरौली आयरन पिलर है, और यहाँ पे देख लो ये मेहरौली आयरन पिलर है और ये इलाहाबाद पिलर है। यहाँ पे देखो ये मेहरौली आयरन पिलर है और ये आपका इलाहाबाद पिलर, दिख रहे दोनों? पहले बताओ, मेहरौली आयरन पिलर और इलाहाबाद पिलर दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो देखो मेहरौली आयरन पिलर है, यहाँ से इसे पढ़ के आपको चंद्रगुप्त वन की जानकारी मिलती है, जो गुप्ता डायनेस्टी के राजा है चंद्रगुप्त वन। और वहीं पर अगर आप लोग इलाहाबाद पिलर को पढ़ते हो तो इस पिलर पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी है समुद्रगुप्त की, ठीक है। नो गाइज, अब ना तुम बचकाना मत करो, मेरा आज बर्थडे नहीं है। तुम में से ऐसे कितने सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगी और रियल में कुछ और होगी, ठीक है। तो अकेडमी में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, दैट्स व्हाई तुम आज रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मेरा बर्थडे 18 जुलाई को आता है, ठीक है। यकीन ना हो तो पिछले साल जाके 18 जुलाई की मेरी क्लासेस देख लेना, ठीक है, तुम्हें बिलीव हो जाएगा। चलिए अब आराम से सुनो यहाँ पे। अब एक सोर्स जो है उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस, यहाँ ध्यान देना। अभी न्यूमिस्मेटिक सोर्स क्या होती है? न्यूमिस्मेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी अंपायर के बारे में वहां के कॉइन्स के थ्रू जानकारी मिले। मतलब गुप्ता अंपायर के बारे में हमें कुछ कॉइन्स के माध्यम से भी जानकारी मिल जाती है। ये कॉइन्स बहुत कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। इन कॉइन्स को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस वाले कॉइन को भी देखूं, मैं जूम कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉइन को भी देखूं, ध्यान से देखो, तो मुझे पता है कि इस कॉइन में घोड़ा बना हुआ है। इट मींस यहाँ पे माइट भी घोड़े होते होंगे, या घोड़ा इनका सबसे अच्छा जानवर होता होगा, ठीक है। तो आप ये मान लो कि कॉइन्स भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, तो कॉइन्स के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो जब आपको कॉइन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी अंपायर की, तो हम ऐसी जानकारी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस मतलब जब कॉइन्स के माध्यम से आपको जानकारी पता चल रही है। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स की स्टडी। तो आप कुल मिला के इतना समझ लो कि हमारे पास कई सारी सोर्सेज हैं, हमारे पास कई सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारे पास कई सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, पिलर्स भी हैं, और कई सारे कॉइन्स भी हैं। इन सभी चीजों से हमें गुप्ता अंपायर की जानकारी मिलती है, और उसी बेस पे हम लोगों ने गुप्ता अंपायर को तैयार किया है और बुक्स में प्रिंट कर दिया है, ताकि बच्चे पढ़ पाए इस अंपायर को कि इस अंपायर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हमें इस अंपायर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम इस अंपायर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो श्रीगुप्ता है, ये एक फ्यूडल लॉर्ड था। कल की क्लास याद है? मैंने कहा था कुशन्स के अंदर ये एक फ्यूडल लॉर्ड था, ठीक है। और इसने क्या किया? इसने कुछ एरिया को कुशन्स से काट लिया। इस श्रीगुप्ता ने क्या किया? कुशन्स के अंपायर से कुछ हिस्से को काट लिया और उसको नाम दे दिया गुप्ता अंपायर। लास्ट में देखो, आज से क्लास का एक रूल है, आज से क्लास का एक रूल है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ना, आप क्लास के लास्ट में मुझे बोल दो, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी क्वेरी का डेली ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पढ़ा रहा हूं तो बीच में फ्लो अगर आप लोग तोड़ेंगे ना, तो उससे आपका भी नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आप पूछ लो यार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आप लोग इस बात को समझिए। तो बात करते हैं श्रीगुप्ता की। श्रीगुप्ता कौन है? यह है फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ गुप्ता अंपायर। तो गुप्ता अंपायर की खोज करी इन्होंने। तो अगर कोई आपसे पूछे गुप्ता अंपायर की खोज किसने करी है, वो करी श्रीगुप्ता ने, ठीक है। फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी। इनका शासन कब से कब तक था आपके सामने लिखा है, 240 एडी से लेकर 280 एडी, कोई नहीं पूछेगा। जो श्रीगुप्ता है, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था, इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि महाराजा। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे राजा नहीं होते, किसी ने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दे दिया, किसी ने अपने आप को लाल बख्श का टाइटल दे दिया। मतलब राजा लोग अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधि लगाते हैं। तो उसी तरीके से श्रीगुप्ता ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, महाराजा, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको बता दूं, श्रीगुप्ता का कोई खास रोल नहीं है। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो खास रोल है वो 3 राजाओं का है, एक चंद्रगुप्ता वन, एक समुद्रगुप्ता, एक चंद्रगुप्ता सेकंड। वहीं से इस डायनेस्टी के सारे क्वेश्चन कवर आते हैं ना। तो श्रीगुप्ता जो है, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था महाराजा का। अब क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। श्रीगुप्ता के जाने के बाद इनका बेटा आ रहा है घटोत्कच। श्रीगुप्ता के जाने के बाद श्रीगुप्ता का बेटा आ रहा है, अगला राजा बनकर घटोत्कच, जो कि सन है श्रीगुप्ता का बेटा है। इन्होंने भी अपने आप को एक टाइटल दिया महाराजा। मतलब चाहे श्रीगुप्ता हो, चाहे उनका बेटा हो घटोत्कच, चाहे श्रीगुप्ता हो, चाहे उनका बेटा हो घटोत्कच, इन दोनों बाप बेटों ने अपने आप को एक टाइटल दिया है महाराजा, ठीक है। किसी ने दिया नहीं इनको, इन्होंने खुद अपने आप को महाराजा का उपाधि दे दी, ठीक है। अब यहां से कहानी आपकी थोड़ी सी स्टार्ट होती है बड़े लेवल पे, ठीक है। अब आते हैं आपके चंद्रगुप्ता वन। अब आते हैं आपके चंद्रगुप्ता वन, अगले जो राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं चंद्रगुप्त वन। यहां से आप इस बात को समझ लीजिए कि चीज आपके पढ़ने के लायक है, जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्योंकि जो शुरू के 2 राजा है ना, एक श्रीगुप्ता और उनका बेटा घटोत्कच, उनके बारे में हमारे पास कोई खास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उनके बारे में हमारे पास कोई खास सोर्स है ही नहीं जहां से हमें उनके बारे में पता चले।
तो मेन जो आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो रहा है, इस बात को आप मान के चलिए, वो आपका स्टार्ट हो रहा है चंद्रगुप्ता वंश से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now, अब यहाँ पे आ रहे हैं आपके चंद्रगुप्त वन, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया। हाँ यार, थोड़ी देर ना कमेंट आज ऑफ करने पड़ेंगे, वरना ये लोग बेवकूफ, मतलब इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा हो गई ना, क्या बताएं। मेरा आज बर्थडे नहीं है भैया, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स में है मेरी आज की डेट, दैट्स आपको शो हो रहा है। ठीक है, मेरा बर्थडे 18 जुलाई को आता है। नो, वो हो रही है कुमारा देवी के साथ फर्स्ट, और इनकी जो शादी हो रही है वो हो रही है कुमारा देवी के साथ। ठीक है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इनकी जो शादी हो रही है, इनकी जो शादी हो रही है, ध्यान से देखना, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, इनकी जो शादी हो रही है कुमारा देवी के साथ। ना, उसके बाद इन दोनों की शादी होगी, इन दोनों की शादी होगी। शादी होने के बाद इनके दो बेटे हुए, शादी होने के बाद इनके दो बेटे हुए। एक बेटा है कच्छगुप्त और एक बेटा है समुद्रगुप्त। एक बेटा है समुद्रगुप्त। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, तो कच्छगुप्त जो है ये एल्डर हैं, ये बड़े हैं, और ये जो है समुद्रगुप्त छोटे भाई है, ये यंगर ब्रदर है। यंगर मतलब छोटा भाई, एल्डर मतलब बड़ा भाई। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, इन्होंने शादी करी कुमारा देवी से, और उसके बाद इनको दो बेटे हुए, एक कच्छगुप्त और एक समुद्रगुप्त। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखना, ये मैप थोड़ा इसलिए बना दिया तो समझने में आसानी रहे, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या चीज है ना, घटोत्कच के बेटे ही है ये। सबसे पहले श्रीगुप्ता, श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे आगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्हीं के बेटे हैं। Acquired the strategically important Magad kingdom in marriage to a Lichavi princess Kumaradevi. Acquired the strategically important Magad kingdom in marriage to a Lichavi princess Kumaradevi. He extended his kingdom through conquest. His strategy extended from Ganga river to Prayag by 321 AD. Now, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसकी पूरी कहानी आपको नहीं समझाता हूँ। ये मैप, इस मैप को देखते रहिए। चंद्रगुप्त वन जो है, इन्होंने कुमारा देवी के साथ शादी कर ली, बिल्कुल सर, हम समझ गए। अब इस कहानी में क्या हो रहा है, इस कहानी में अब ये हो रहा है कि ये जो चंद्रगुप्त है ना, इस बात को ध्यान में रखना कि ये खुद बिलोंग करते हैं, जितने भी गुप्तास के राजा हैं, ये जितने भी गुप्तास के राजा हैं, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम वैश्या वर्ण। ये लोग वैश्या वर्ण से बिलोंग करते हैं। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, ये गुप्ता जो किंग्स हैं, ये बिलोंग करते हैं वैश्या वर्ण से। आप सभी को पता है कि अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे सीनियरिटी पे जो वर्ण सिस्टम है, जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और सबसे लास्ट में शूद्र। सब पढ़ा चुका हूं ये। आपने एक बात देखी कि अगर आज किसी, इसे मतलब गलत वे में मत लेना, मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूं, आज भी ऐसा होता होगा इंडिया में शायद, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति है, अगर वो लोअर कास्ट का व्यक्ति किसी हायर कास्ट के व्यक्ति के साथ शादी कर ले, तो उस लोअर कास्ट व्यक्ति का स्टैंडर्ड भी हायर हो जाएगा। मानते हो? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना। आप एक बात दिमाग में लगाइए कि अगर मैं कहता हूं, मतलब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज कोई लड़की है, जस्ट ओनली एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं किसी सेंटीमेंट्स को हर्ट करना मेरा पर्पस नहीं है, सिर्फ मैं एक बात बोल रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि कोई लड़की है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, कोई लड़की है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, उस लड़की की जो शादी है वो एक हायर कास्ट के लड़के से हो जाती है। एक लड़की लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, उसकी शादी हायर कास्ट के लड़के से हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है, शादी के बाद उस लड़की की कास्ट भी हायर हो जाएगी। शादी के बाद वो लड़की लोअर नहीं रह जाएगी, उसकी कास्ट भी हायर हो जाएगी अपने हस्बैंड की वजह से। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपना स्टेटस हाई करने के लिए, बिकॉज ये वैश्य वर्ण से बिलोंग करते हैं, चंद्रगुप्त जो है ये वैश्य वर्ण से बिलोंग करते हैं। कुमारा देवी जो है, अगर मैं इनकी बात करूं तो शी बिलोंग फ्रॉम क्षत्रिय वर्ण, ये बिलोंग करती हैं क्षत्रिय वर्ण से। ये एक लिच्छवी प्रिंसेस है, एक लिच्छवी रानी है। लिच्छवी एक जाति, आप कह लो लिच्छवी एक जाति है, वहां की रानी है ये, तो ये क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करती है। चंद्रगुप्त ने सोचा कि अगर मैं किसी हायर कास्ट की लेडी से शादी कर लूंगा तो मेरा स्टेटस भी हाई हो जाएगा, और इन्होंने यही किया। अपने स्टेटस को हाई करने के लिए, अपने स्टेटस को हाई करने के लिए इन्होंने एक क्षत्रिय वर्ण की महिला जिनका नाम है कुमारा देवी, उनसे शादी कर ली। अब इनका स्टेटस भी महिला के साथ हायर हो गया। फिर इनके दो बेटे हुए कच्छगुप्त और समुद्रगुप्त। जनरली होता क्या है कि अगर आपको किसी, अगर कोई भी राजा है, इफ आई एम सेइंग कोई भी राजा है, अगर किसी भी राजा को ना, अगर किसी भी राजा को, ध्यान रखना, अगर किसी भी राजा को अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, अगर किसी भी राजा को अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है, मतलब मेरे पास छोटा सा साम्राज्य है, उसे बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और दो तरीका। एक होता है तरीका वारफेयर, और एक तरीका होता है मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस। अब इन बातों को सुनना की चीजें ना आपको हिस्ट्री में हर जगह हेल्प करेंगी। मैं आपको भी बता रहा हूं, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हिस्ट्री में आपको हर जगह हेल्प करेंगे। इस बात को आप लोग मान लीजिएगा। ये जो दो शब्द मैंने यहाँ लिखे ना, ये ऐसे शब्द जो आपको हिस्ट्री में हर जगह हेल्प करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपके सामने शब्द लिखा है वारफेयर। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारफेयर? वारफेयर का मतलब क्या है कि राजा क्या करे, अगर राजा को अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो राजा क्या करे, दूसरे राजा को मार दे और उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर ले। अगर चंद्रगुप्त वन को, गुप्ता एम्पायर का एरिया और ज्यादा बढ़ाना है, तो चंद्रगुप्त वन क्या करे, सामने वाले राजा को मार दे, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, उसके क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर ले, उसका एरिया अपने एरिया में जोड़ दे। एक तरीका तो ये होता है कि लड़ झगड़ के आप सामने वाले को हरा दो और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, वारफेयर। एक तरीका होता है मैट्रिमोनियल अलायंस। वही बात है, जैसे आज हमारे देश में क्या है, आज करते हैं लोग ऐसा, कोई ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिसके पापा के पास बहुत धन हो, ऐसी लड़की से शादी कर लो, वो धन तुम्हारा ही हो जाएगा। तो सेम वही बात, मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी रानी को ढूंढो जिसके पास बहुत बड़ा अंपायर हो,
या बहुत ज्यादा जमीन हो, किसी ऐसी रानी को ढूंढो जिसके पास अच्छा खासा अंपायर हो, जमीनें हो, उससे शादी कर लो। अगर आप किसी रानी से शादी करोगे तो उस रानी की प्रॉपर्टी पे भी तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कुमारा देवी से शादी कर ली, वो लिच्चवी जाति की एक रानी है, तो जो भी कुछ उनका होगा वो इनका हो जाएगा। तो शादी कर करके भी आप अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर सकते हो। शादी करना इज ऑल्सो अ गुड वे। शादी करना भी एक तरीका है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर सकते हो, अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हो। क्लियर, यहां तक क्लियर होता है। अब यहां पे देखिए चंद्रगुप्त वंश के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो इन्होंने पूरे मगध, आप देखो एक्वायर्ड द स्टडी इंपॉर्टेंट मगध एम्पायर किंगडम इन वेरीज टू, एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करके इन्होंने मगध किंगडम के काफी हद तक एरिया को कब्जा कर लिया। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके, कॉन्क्वेस्ट करके, लड़ाई झगड़ा करके भी इन्होंने अपने साम्राज्य को काफी हद तक बढ़ाया। गंगा नदी से लेकर प्रयाग, गंगा नदी से लेकर प्रयाग, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, गंगा रिवर से लेकर इलाहाबाद तक पूरे एरिया में इन्होंने कब्जा कर लिया। आगे अगर हम लोग बढ़े, ही इशू द कॉइन्स इन द जॉइंट नेम्स ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ, इन्होंने ऐसे सिक्के लॉन्च किए, चंद्रगुप्त ने ऐसे कॉइन्स निकाले जिसमें इनका और इनकी पत्नी दोनों का नाम था। इन्होंने भी अपने आप को एक उपाधि दी, महाराजा धीराजा। जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले व्यक्ति श्रीगुप्ता, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, अब घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त। तो इनके जो पापा हैं, मतलब चंद्रगुप्त के जो पापा हैं या दादा हैं श्रीगुप्ता, और पापा यानी कि घटोत्कच, इनके पिताजी और दादाजी ने, श्रीगुप्ता और घटोत्कच ने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा का, लेकिन इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराजा, कि मैं तो महाराजों का भी महाराज हूं, मैं तो महाराजों का भी महाराज हूं, राजाओं का भी राजा हूं। ठीक है, द ग्रेट किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को और बड़ा टाइटल दे दिया कि मैं तो महाराजा धीराजा हूं। ये सवाल सीडीएस में पूछने के पूरे चांस है कि वो कौन सा किंग है जिसने अपने आप को टाइटल दिया था महाराजा धीराजा। टिक करना चंद्रगुप्त फर्स्ट पे, चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नाउ आगे चलिए, ही वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल, ही वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी इनटू अ ग्रेट किंगडम। वही वाली बात है, इसने क्या किया, छोटे छोटे एरिया पे कब्जा कर करके, कहते हैं ना बूंद बूंद इकट्ठी करके समुद्र बनता है, तो वही छोटे छोटे एरिया पे कब्जा करके इन्होंने बहुत बड़ा अंपायर बना दिया, लाइक दैट। क्लियर गाइस, क्लियर यहां तक सभी को, डन है यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, आर यू श्योर? हेलो, आया पॉइंट, गुप्ता अंपायर, इसका क्या मतलब है? अब अगर आप देखें तो गुप्ता अंपायर की शुरुआत तो श्रीगुप्त, ही इज कंसीडर्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता अंपायर। इसका क्या मतलब है? अब अगर आप देखें तो गुप्ता अंपायर की शुरुआत तो श्रीगुप्ता से हो रही है कायदे में, और श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कच आ रहे हैं, लेकिन लेकिन एक्चुअल में अगर हम बोलें कि वो कौन सा महान राजा है, वो कौन सा महान राजा है जहां से एक्चुअल में गुप्ता अंपायर की शुरुआत हो रही है, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि श्रीगुप्ता ने और घटोत्कच ने कुछ खास किया नहीं है गुप्ता अंपायर के लिए। एक्चुअल में गुप्ता अंपायर का एरिया जिस व्यक्ति ने बढ़ाया है या जिस राजा ने बढ़ाया है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनको पहला महान राजा, फर्स्ट ग्रेट किंग आप कह सकते हो कि गुप्ता अंपायर के पहले महान राजा यही थे। एक्चुअल में चीजें यहीं से शुरू हो रही है। क्लियर है? ठीक है भाई, डन है, चलिए, ओके ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नो, यहां तक सभी को क्लियर हो गया तो आगे बढ़ लेते हैं, जरा यहां से ध्यान से देखना। नो, अब ये देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा सभी को, इफ आई एम राइट, ये मैप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है? ओके, तो आप लोग यहाँ पे जरा जितनी बातें मैं बोलूंगा उस पर फोकस करना, ठीक है? ये जो आपको डार्क ब्लू वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये मेहनत है चंद्रगुप्त वन की, मतलब गुप्ता अंपायर का इतना एरिया, ये इतना एरिया जो कब्जा किया है, इसके ऊपर मेहनत किसकी है? चंद्रगुप्त वन की। इसे थोड़ा सा सही कर लेना बेटा, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं बेटा, लाइक ऐसे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है? ये इतनी मेहनत है चंद्रगुप्त वन की। उसके बाद देखो ये जो आपको लाइट पर्पल सा कलर दिख रहा है, ये इतना ज्यादा गुप्ता अंपायर का एरिया बढ़ाया था किसने? समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने समुद्र की तरह बढ़ा दिया इसने, जैसा इसका नाम वैसा का काम। ये देखो इतना पूरा, इतना ज्यादा इलाका गुप्ता अंपायर के अंदर जोड़ा जो है वो किसने जोड़ा है? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद आपको जो लाइट ब्लू कलर दिख रहा है ये वाला, ये लाइट ब्लू कलर, ये इतना, ये मेहनत है चंद्रगुप्त टू की, ये मेहनत है चंद्रगुप्त टू की। तो आप यहां से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन तीन राजाओं ने देखो गुप्ता अंपायर का साइज कितना बड़ा कर दिया है। यहाँ पे श्रीगुप्ता की कोई मेहनत नहीं है, घटोत्कच की कोई मेहनत नहीं है, एंड दैट्स आई एम सेइंग कि ये तीन ही ऐसे किंग हैं जिनके ऊपर गुप्ता डायनेस्टी पूरी टिकी हुई है। क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? एक बार बता दें, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, ये हो गया, ये भी हो गया, चलिए ना, अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट समुद्रगुप्ता। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मुझे क्या नेपोलियन का मतलब बताने की जरूरत है? जो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास देखे होंगे अब फील आ रहा होगा कि हाँ, अब जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन देखा होगा, ठीक है, उनको मालूम है बात कि नेपोलियन क्या था। कहाँ एक बूना सा व्यक्ति जिसने आर्मी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं फ्रांस के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, वो लेवल, क्या लेवल था उसका, बिल्कुल है ना? तो आप इसको नेपोलियन क्यों बोल रहे हो? आप देखो ना पूरे भारत के अंदर कितने ज्यादा एरिया पे इस बंदे ने क्या कर दिया है, कब्जा कर लिया है। गुप्ता अंपायर का कितना ज्यादा पार्ट जो है इसने बढ़ा दिया। एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, इस बात को आप ध्यान में रखना। इनके जो काम है नेपोलियन जैसे थे, इतना ज्यादा एरिया इन्होंने गुप्ता साम्राज्य के अंदर जोड़ दिया, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे समुद्रगुप्त, इनका शासन वगैरह ये कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 335 एडी से लेकर 380 एडी।
चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी इन्हीं के बेटे हैं। अब आपके, ठीक है, आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर चंद्रगुप्त और कुमार देवी, मैं उस चार्ट को खोलता हूं जो मैंने बनाया था। सर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के तो दो बेटे थे, बड़े बेटे कच्चगुप्त और दूसरे बेटे समुद्रगुप्त। तो कायदे में तो पहले मैं बताता हूं भूपेश, मैं बताता हूं, हाँ मैं बताता हूं विवेक, तुम दोनों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो ऐसे डाउट्स अगर आप पूछना तो मजा आता है आंसर देने में, ठीक है। देखो भूपेश और विवेक का डाउट है कि सर नेपोलियन की कहानी तो बहुत बात की है, अभी हम इसको कैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। देखो इस बात क्या होती है, तुम्हारी ये जो हिस्ट्री है ना, जो तुम्हारी हिस्ट्री की किताबें जो तुम पढ़ रहे हो या जिन बुक से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हमने पहले पूरे इतिहास को देख लिया, हमने पूरे इतिहास को देख लिया। जब हमने पूरे इतिहास को देख लिया तो हमने उसे बुक में लिखना शुरू किया। तो पूरे इतिहास को जब हमने देख लिया तो हमने देखा कि यार ये जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन के जैसे कारनामे हमारे इतिहास में समुद्रगुप्त ने करे हैं। जो कारनामे नेपोलियन के थे ऐसे कारनामे हमारे देश के अंदर एक राजा था समुद्रगुप्त, उसने करे हैं। तो हम लिंक करके लिख रहे हैं आज। वो आज के हिस्टोरियंस, आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो नेपोलियन की तुलना किससे कर रहे हैं? समुद्रगुप्त से, कि हमारे समुद्रगुप्त ने भी ऐसे काम किए थे जैसे काम नेपोलियन ने किए हैं। एंड दैट्स व्हाई इसको आज के हिसाब से आप लिंक करके कंपेयर करके कह रहे हो कि भारत का नेपोलियन है। ये सब चीजें बहुत बाद में लिखी गई है, समझ के बाद आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास हो गया चंद्रगुप्त और कुमारा देवी। अगर मैं यहां पे देखूं चंद्रगुप्त और कुमारा देवी, तो इनके जो हैं दो बेटे हुए हैं, एक हुआ है कच्छगुप्त और एक हुआ है समुद्रगुप्त। दो बेटे हुए हैं, एक हुआ है कच्छगुप्त और एक हुआ है समुद्रगुप्त। जी सर, कायदे में जो बड़ा बेटा है वो तो कच्छगुप्त है, जो छोटा बेटा है वो है समुद्रगुप्त। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं सर? पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूं कि चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त सीधा राजा कैसे बन गया? भाई बड़े बेटे को बनना चाहिए ना पहले, तो नोटिस करने वाली बात है नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कच्छगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कच्छगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ था कि कौन बैठेगा कुर्सी पे पिताजी के जाने के बाद। और उस युद्ध में समुद्रगुप्त ने कच्छगुप्त को हरा दिया था। और यही रीजन है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगले जो राजा बन रहे हैं वो बन रहे हैं समुद्रगुप्त। अशोक का केस अलग है, थोड़ा सा सिमिलर नहीं कह सकते ना पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से सिमिलर नहीं कह सकते। वहां रीजन कुछ और था, यहाँ थोड़ा बहुत रीजन अलग है। बट हाँ आप ये कह सकते हो कि वहां भी छोटा बेटा गद्दी बैठा, यहाँ भी छोटा भाई गद्दी बैठ गया, ठीक है। अब देखो ईश्वर ने क्या कह रहे कि सर क्या कच्छगुप्त को मार दिया था? ईश्वर इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्यों? कच्छगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन की हमारे पास कोई खास सोर्सेज है ही नहीं, कोई ऐसी खास सोर्स नहीं है जहां से हमें इसके बारे में पता हो, तो मैं कैसे बोल दूं, है ना। बिल्कुल लीगल आंसर दो बच्चों को ताकि क्लियर करते हैं। हाँ ओके, हाँ बिल्कुल सागर। देखो अब यहाँ पे समुद्रगुप्त कैसा है ना, आपको फील आ रहा होगा कि हाँ हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, प्लीज यहाँ ध्यान दें। यार देखो मैं बता रहा हूँ, जो भी यहाँ केक भेज रहा है ना, मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर आपने ब्लॉक क्यों किया, फिर मत बोलना कि सर हमारा सेशन लगना चाहिए, मैं ऑफिस को पढ़ा रहा हूँ। कुमारा देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे हैं वो है समुद्रगुप्त। ही वाज अ मिलिट्री जीनियस एंड वाज सक्सेसफुल इन एडिंग मेनी टेरिटरीज इनटू द गुप्ता एम्पायर। सिंपल सी बात, कोई बंदे में अगर क्वालिटी नहीं होगी, अगर कोई ऐसा पर्सन के अंदर क्वालिटी ही नहीं है, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो कैसे इतने बड़े एरिया को गुप्ता साम्राज्य में जोड़ देगा। तो इनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी, इनका जो लड़ने का तरीका है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इनके अंदर वाकई में ऑफिसर, इनके अंदर वाकई में एक ऑफिसर वाली बात है। इनको पता है किस स्टडी से मैं सामने वाले को हरा सकता हूँ। और अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी स्किल्स के आधार पर इन्होंने कई सारे राजाओं को हराया और उनके क्षेत्र को, उनके एरिया को क्या किया? गुप्ता अंपायर में जोड़ दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? पहले बताइए आप लोग, यहां तक क्लियर है? डन, यहां तक क्लियर है? ओके। तो जस्ट रिमेंबर तरीके पता है स्किल्स हैं इनके अंदर, और उन्हीं स्किल्स के बलबूते पे, इन्होंने क्या किया है? कई सारे राजाओं को हराया है और उन राजाओं का एरिया गुप्ता अंपायर में जोड़ दिया है। द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हिज ब्रेवरी एज कंपोज्ड बाय कोटपट हरिसेना। तो जो अभी मैंने आपको इलाहाबाद का पिलर दिखाया था, यहां देख लीजिए, ठीक है, फीलिंग आनी चाहिए बराबर। ये दिख रहा होगा आपको इलाहाबाद पिलर। तो ये इलाहाबाद में पिलर है। इस पिलर को जाकर अगर आप पढ़ोगे तो इस पिलर में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ लिखा है। समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेना। हरिसेना समुद्रगुप्त की कोर्ट में एक पोइट है, और इसने समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त का एक कवि है पोइट हरिसेना, इसी हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ इस पिलर पे लिखा हुआ है, बहुत कुछ। और इस पिलर से पढ़कर हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते थे, कहां कहां उन्हें सक्सेस मिली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो यहां तक हमारा हो गया, ध्यान देना, ये भी हो गया है। लैंग्वेज की बात करेंगे हम अभी आगे, ध्यान देना। सर अभी ये पिलर आर्मी, सर अभी ये पिलर आर्मी कंट्रोल में है क्या? ऐसा क्यों? मैंने कब बोला आर्मी कंट्रोल में? व्हेन आई सेड दिस, ये कैसी बात हुई कि आर्मी कंट्रोल में? नहीं एक बार मैं चेक, मैं आपको बता, ऐसा कुछ होगा, आई विल चेक, ठीक है। चलिए
ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने गंगा नदी के आसपास के 9 राजाओं को हराया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के आसपास 9 अलग अलग राजा थे, उनको समुद्रगुप्त ने हराया था। और इन्होंने सदर्न रीजन के, मतलब भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है, भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये इंडिया हो गया, इंडिया का जो साउथ वाला इलाका है, यहां पर इस साउथ वाले इलाके में आप कह सकते हो 12 किंग्स को हराया है। तो सोचो, गंगा नदी के आसपास 9 राजाओं को हरा दिया, और भारत के साउथ में 12 राजा थे, उनको हरा दिया, और 18 फॉरेस्ट ट्राइब्स, मतलब जंगलों के अंदर जो जाति रहती है, अलग अलग 18 ऐसी जातियां जो जंगलों में रहती हैं, अलग अलग 18 ऐसी जाति के लोग जो जंगल में रहते हैं, उनको भी इसने हरा दिया था। तो छोटी मोटी बात नहीं है, 9 राजाओं को ऊपर हरा दिया, 12 राजाओं को नीचे हरा दिया, और 18 जंगल की जो जातियां हैं उनको हरा दिया, और तब जाके इसने इतना बड़ा अंपायर बनाया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको मैप में दिखा चुका हूं। एक बार आप देख लो, समुद्र वाला पार्टी है, ये पूरा इनका ही पार्ट है, जस्ट इमेजिन। ओके सर, अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़िए, सारे पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये समुद्रगुप्त वन के बारे में बहुत अहम पॉइंट है कि ही वाज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णव हिंदुइज्म बट वाज अ टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ। मतलब वैष्णव हिंदुइज्म धर्म को मानते थे, मतलब एक तरह से हिंदू धर्म को मानते थे। इस बात को ध्यान रखना। बजरंग ब्लॉक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, टेंशन मत लो, ठीक है? उस पर ध्यान मत दो, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ब्लॉक हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? देख लिया मैंने, टेंशन मत, यहाँ ध्यान दो, फिर चला लेगा एकेडमी की ऐप, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णव हिंदुइज्म। अगर हम बात करें तो ये वैष्णव हिंदुइज्म धर्म को मानता था, ठीक है? दूसरी बात, भले ही, हाँ सर, सबसे बड़ा अंपायर किस डायनेस्टी की थी? देखो यार, हमारी हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर को काफी बड़ा एम्पायर माना जाता है। अगर आप देखोगे, गुप्ता एम्पायर को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है? लेकिन ऐसा लैंडमार्क, मतलब कुछ कैलकुलेट नहीं है कि इसका एरिया फिक्स इतना था या इतना था, ठीक है? पाटलिपुत्र जो ही, ठीक है? हाँ, अभी कृपया आप यहाँ पे सुनिए पहले बात को। वैष्णव हिंदुइज्म धर्म को ये मानते थे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अगर ये हिंदू धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करते हैं। जो आपके समुद्रगुप्त हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन और धर्म को भी, और धर्मों की भी इज्जत ये करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना? ठीक है, परमिशन टू द किंग्स ऑफ श्रीलंका, मेघवर्मन, यहाँ पे नाम थोड़ा सही कर लेना, इट्स नॉट मेघालय, ये मेघवर्मन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मेघवर्मन, मेघवर्मन, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं पहले एक बात क्या है, कि श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम है मेघवर्मन। श्रीलंका के एक राजा है जिनका नाम है मेघवर्मन। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को परमिशन दी थी कि आप बौद्ध गया में आके एक बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का मंदिर वगैरह बना सकते हो, ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये चीजें भी आ सकती हैं कि क्या समुद्रगुप्त ही वो राजा है गुप्ता एम्पायर के, जिन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को परमिशन दी थी कि तुम हमारे बौद्ध गया में आके एक मोनेस्ट्री बना सकते हो, मतलब एक तरीके से बौद्ध धर्म का टेंपल वगैरह बना सकते हो, बिल्कुल। और ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला किसने? एक इतिहासकारी है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। ये नाम पूछा जा सकता है पेपर में कि समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम दिया किसने? विंसेंट स्मिथ। ये कौन है? एक इतिहासकारी। ही आल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस। आपको बता दूं मैं, आपको ये अश्वमेध यज्ञ कहां नजर आता है? याद है? लेटर वैदिक एरा में। लेटर वैदिक एरा में आप लोगों ने देखा था कि अश्वमेध यज्ञ हमने पढ़ा था कि राजा लोग क्या करते थे कि अपने घोड़े को छोड़ देते थे, और जिस राजा के महल के अंदर का चक्कर वो घोड़ा लगा के आ गया, तो वो जो है महल राजा का हो जाएगा, जिसने अपना घोड़ा बेचा है। अब अश्वमेध यज्ञ मुझे यहाँ दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जो नया बच्चा है प्लीज रिकॉर्डिंग कवर करना। एक्चुअली आपको अश्वमेध यज्ञ ना लेटर वैदिक एरा में देखने को मिलेगा, जब हमने इसको पढ़ा भी था उस टाइम पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा नहीं। मतलब अश्वमेध यज्ञ लोगों ने या राजाओं ने करना बंद कर दिया था। लेकिन ये जो आपके समुद्रगुप्त है ना, इन्होंने इस अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से स्टार्ट किया था। तभी देखो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इनके कॉइन्स में लिखा रहता है द रीस्टोरर ऑफ अश्वमेध। रीस्टोरर मतलब दोबारा से शुरू करने वाला। तो अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से शुरू किया था, अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से शुरू किया था समुद्रगुप्ता ने। मतलब आप कह सकते हो कि गुप्ता डायनेस्टी से काफी समय पहले ही, गुप्ता अंपायर जब शासन कर रहा था, जिस समय पे गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी, इससे काफी समय पहले ही अश्वमेध यज्ञ बंद हो गया था। लेकिन इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को दोबारा से शुरू किया है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। अब मैं बार बार बताऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होता है उसमें। अब आते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड। क्या यहाँ तक क्लियरिटी है सभी को? पहले बताइए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देना इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चंद्रगुप्त सेकंड, सन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड क्वीन दत्ता देवी। अब आप यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहाँ पे आपको दिख रही है दत्ता देवी दिख रही है, इनकी पत्नी, और ये है समुद्रगुप्त। यहाँ पे हमें एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से देखना प्लीज। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करें। देखिए, ये चार्ट थोड़ा सा क्या होता है ना, याद करने के लिए सही रहता है। समुद्रगुप्त जो है, इन्होंने शादी करी दत्ता देवी से। समुद्रगुप्त ने जो है शादी करी दत्ता देवी से, और इनके दो बेटे हुए। समुद्रगुप्त ने दत्ता देवी से शादी करी और दो बेटे हुए, एक हुआ रामागुप्त, एक हुआ चंद्रगुप्त। दिख रहा है? दिख रहा है सभी को ना? अब मैं आपको यहां भी बता दूं कि जो रामागुप्त है, ही वॉज एल्डर ब्रदर, चंद्रगुप्त ये है यंगर ब्रदर, ठीक है?
अब यहां पर क्या हुआ है कि अगेन जैसे पिछला केस था कि जब कचगुप्त और समुद्रगुप्त में से कचगुप्त बड़ा था, तब भी कचगुप्त को राजा नहीं बनाया गया था, राजा बनाया गया था छोटे भाई को, समुद्रगुप्त को, बिकॉज उसके अंदर राजा बनने वाली पोटेंशियल थी, क्वालिटी थी। सेम यहां पे भी वही होगा। रामागुप्त के अंदर इतना दम नहीं है, रामागुप्त के अंदर राजा बनने वाली क्वालिटीज नहीं है, तो रामागुप्ता को राजा नहीं बनने दिया जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद उनका छोटा जो बेटा है चंद्रगुप्त, ये बनेगा राजा बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। पहली बात तो ये। अब हमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी पढ़नी है और आप उस स्टोरी से भी अंदाजा लगा लोगे कि हाँ चंद्रगुप्त टू राजा क्यों बना था, और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट उन्हें पता भी होगा स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी, मजा आएगा आप सभी को। आई एम ऑडिबल गाइस? चलिए, तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी स्टोरी, ध्यान से देखना, मजेदार स्टोरी है ये। देखिए होता क्या है कि समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के दो बेटे हैं, मैं बता ही चुका हूँ, एक है रामागुप्त और एक है चंद्रगुप्त टू। मैंने क्या बोला कि राजा ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा आइए बात करते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो रामागुप्त है ना, जो रामागुप्त है, ध्यान से देखना, अभी सिर्फ सुनना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, जस्ट ओनली आप सुनिए इस चीज को। जो रामागुप्त है, ये हो गया रामागुप्त। रामागुप्त की जो वाइफ है उनका नाम है ध्रुवा देवी, उनका नाम है ध्रुवा देवी। रामागुप्ता की जो वाइफ है उनका नाम है ध्रुवा देवी। और इसी रामागुप्त का जो ब्रदर है, इसी रामागुप्ता का जो ब्रदर है उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, है ना। रामागुप्ता और चंद्रगुप्त तो ये दोनों भाई हैं, क्योंकि ये दोनों बेटे हैं समुद्रगुप्त के, ये भी। रामागुप्ता की जो वाइफ है उसका नाम है ध्रुवा देवी। होता क्या है कि रामागुप्ता की, ये जो रामागुप्ता है, ये जो रामागुप्ता है, इसकी लड़ाई हो जाती है। ये रामागुप्ता हो गया, ये हो गया रामागुप्ता। रामागुप्ता की लड़ाई होती है एक साका रूलर के साथ, एक साका या शक कह लो, बात हुई है, एक साका राजा के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। ये साका शक एक ही है, कंफ्यूज मत होना, शाका लिख लो साका लिख लो, बात एक ही है। तो रामागुप्ता की लड़ाई होती है साका रूलर के साथ, और रामागुप्ता यहाँ पे हार जाता है साका रूलर से। ये हारता कुछ इस प्रकार है कि ये अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि सर मैं आपसे हार गया हूं, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं अपनी पत्नी आपको सौंप दूंगा। रामागुप्ता कुछ इस तरीके से हार जाता है साका रूलर के सामने। चलो हार गए, ठीक है। रामागुप्ता जब साका रूलर से हार जाता है तो रामागुप्ता साका रूलर को बोलता है कि मेरी जान बख्श दो, मैं आपको अपनी पत्नी सौंप दूंगा। मतलब अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी का सौदा इसने कर दिया। तो रामागुप्ता को साका रूलर बोलता है कि ठीक है जा घर और अपनी पत्नी मुझे लाके दे। तो रामागुप्ता डरा डरा घर आता है और अपनी पत्नी को बोलता है ध्रुवा देवी को कि तुम रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ चलना एक जगह। तो ये बात चंद्रगुप्त सेकंड सुन लेता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो इस बात को सुन लेता है कि जो भैया है वो भाभी को जो है कहीं लेके जा रहे हैं, और भैया काफी परेशान है। तो चंद्रगुप्त टू जो है वो रामागुप्ता के पास आता है कि भैया एक बात बताओ, भाभी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो रामागुप्ता बोलता है मुझसे बात मत कर, अभी अभी मैं बहुत परेशान हूँ। तो चंद्रगुप्त बोलता है कि मैं ऐसे भाभी को जाने नहीं दूंगा, आप पहले बताइए आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो। तो रामागुप्ता जो है वो बोलता है कि चंद्रगुप्त बात ऐसी कि मैं एक साका रूलर से हार गया हूँ और अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपनी पत्नी का सौदा यानी तुम्हारी भाभी का सौदा कर दिया है, तो मैं तुम्हारी भाभी को उसको देने जा रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त सेकंड बोलता है कि मतलब ऐसा भाई होने से अच्छा तो भाई ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो चंद्रगुप्त बोलता है कि भाभी कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास एक प्लान है, आप सुनो। ठीक है, भाभी को बोलो कि अपनी जो साड़ी है वो मेरे को दे दे निकाल के, इनकी साड़ी मैं पहनूंगा और मैं जाऊंगा ध्रुवा देवी बनके, मतलब आपकी वाइफ के रूप में मैं जाऊंगा, आपकी वाइफ बनके मैं जाऊंगा साड़ी पहन के उनके सामने। तो चंद्रगुप्त टू क्या करता है, ध्रुवा देवी से शादी, मतलब चंद्रगुप्त टू क्या करता है, ध्रुवा देवी से साड़ी मांगता है कि भाभी आप मुझे साड़ी दो, आप नहीं जाओगे कहीं। तो ध्रुवा देवी क्या करती है, अपनी साड़ी चंद्रगुप्त टू को देती है। चंद्रगुप्त टू क्या करता है, साड़ी पहन लेता है और अपनी सेना के साथ जाके इस साक रूलर के ऊपर हमला कर देता है। साड़ी पहनता है और अपनी आर्मी के साथ जाके इस साक रूलर के ऊपर हमला कर देता है। कर दिया हमला। हमला करने के बाद क्या होता है, हमला करने के बाद क्या होता है, इस साक रूलर के ऊपर जब हमला कर दिया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये चंद्रगुप्त टू वापस आता है और वापस आके ये चंद्रगुप्त टू जो है ये क्या करता है, अपने भाई रामागुप्ता को भी मार देता है कि तेरे जैसे सड़े हुए भाई होने से अच्छा भाई ना हो जो अपनी वाइफ का सौदा करके आ गया। तो ध्रुवा देवी की इज्जत इन्होंने कहीं ना कहीं बचा ली है। जिस साक रूलर के साथ सौदा किया था उसको भी मार दिया चंद्रगुप्त ने और अपने भाई को भी मार दिया। अब ध्रुवा देवी मैडम बोलते कि मैं विधवा हो गई हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो चंद्रगुप्त बोलता है भाभी कोई बात नहीं, मेरे भैया आपको कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं करते थे, उन्होंने आपका अपमान किया है, मैं आपके साथ शादी कर लेता हूँ, आप मेरे से शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त जो है ये अपनी भाभी से ही शादी कर लेते हैं, ध्रुवा देवी से। तो ये चीज हमें कहां से पता चलती है, ये चीज हमें पता चल रही है एक किताब से। यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, ये पूरी स्टोरी हमें कहां से मालूम चल रही है, एक बुक है, यहाँ देखो एक बुक आपको यहाँ देखने को मिलेगी, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इस किताब को लिखा है विशाखा दत्त ने। इस किताब में यहाँ पे देवी का मतलब है ध्रुवा देवी से, यहाँ पे देवी का मतलब है ध्रुवा देवी से, और यहाँ पे चंद्रगुप्तम जो है ये है चंद्रगुप्त टू से मतलब। तो देखो दोनों का नाम इस बुक में आ रखा है, देवी मतलब ध्रुवा देवी जो कि भाभी जी हैं, और चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त टू। तो इस बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको स्टोरी मालूम पड़ जाएगी, दैट्स ऑल। तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि रामागुप्ता जो है वो राजा नहीं बने थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नाउ यू नो दिस स्टोरी, ठीक है, क्लियर है, पहले बताइए समझिए स्टोरी। तो देखो हिस्ट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप वाकई में हिस्ट्री आप सोचो कि बस ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं। सिंथेसिस वही है आयुष, साका सिंथेसिस वही है। शैल वी कंटिन्यू। टाइटल दे दिया विक्रमादित्य। अब याद आ रहा है विक्रमादित्य कहां से आ रहा है, याद आ रहा है। मैंने आपसे क्या था कि आगे भविष्य में आप देखना हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे राजा होंगे जो अपने आपको ऐसा टाइटल देंगे। ठीक है, देख पा रहे हो, हाँ जी। तो आप यहाँ पे देख लो, ये चंद्रगुप्त सेकंड है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्होंने भी अपने आप को एक टाइटल दिया था विक्रमादित्य है। ठीक है,
हाँ चलो ठीक है दिलप्रीत, डिजर्विंग मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि कोई डिजर्विंग हो या ना हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि कहीं सारे ऐसे राजा हैं हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया। अब क्यों दिया इन्होंने सोचो। आपको याद होगा जो उज्जैन के विक्रमादित्य थे उन्होंने भी तो एक शाक रूलर को हरा के अपने आप को विक्रमादित्य, मतलब सॉरी, जो उज्जैन के विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य तो ऑलरेडी राजा का नाम था, विक्रमादित्य तो ऑलरेडी राजा का नाम था जो कि उज्जैन के राजा थे। तो उन्होंने जब शाक एक शाक राजा को हराया था तब से वो फेमस हो गया था उनका नाम। तो उसके बाद देखो अब इन्होंने भी शाक राजा को हराया, अभी अपने भाई जिस जिस शाक राजा से इनका भाई हारा था उसे इन्होंने जाके मारा, तो इन्होंने भी अपने आप को क्या टाइटल दिया, विक्रमादित्य। ही फर्दर annexed territories including the Saurashtra which gave him the western coastline। इस लाइन को थोड़ा सा मुझे आपको कहानी के थ्रू समझाना पड़ेगा वरना आप लोग थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वेट, ध्यान से देखना, एक नई स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, एक नई स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी वरना समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना, आई एम ऑडिबल, ध्यान दो, ध्यान देना। ओके, नो नीड टू देन कपिल, आपको हर डायनेस्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे हो गया आपका भारत। जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहां पे आपके गुप्ताज बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जस्ट इमेजिन कि यहां पे आपके गुप्ताज हैं। ठीक है, दिख रहा है मैप, ये देखिए। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं इस मैप को, तो इधर गुप्ताज हैं, यहाँ वकटकाज हैं और यहाँ पे हैं वैष्णव सत्रापसी। वैष्णव सत्राप से कंफ्यूज मत होना, देवर शाकाज, ठीक है। शाकाज को आप सत्राप से बोलते हो, यू नो, ये शाकाज ही है। अब हो क्या रहा है, यू ऑल नो दैट कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुवा देवी से शादी करी थी अभी, अपने भाई की पत्नी से, अपनी भाभी से शादी करी थी उन्होंने। वेरी गुड। अब यहाँ पे समझो, जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड है ना, इन्होंने एक महिला से और शादी करी, इन्होंने एक महिला से और शादी करी, इसका नाम है कुबेर नागा, जिसका नाम है कुबेर नागा। जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्होंने एक महिला से और शादी करी जिसका नाम है कुबेर नागा, ठीक है। जब चंद्रगुप्त सेकंड ने कुबेर नागा से शादी कर ली तो इन दोनों की एक बेटी हुई और बेटी का नाम है प्रभावती, बेटी का नाम है प्रभावती। प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनना। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी भाभी से शादी कर ली थी, इन्होंने एक और विवाह किया, एक और विवाह किससे किया, कुबेर नागा से। इन दोनों की एक बेटी हुई प्रभावती। अब चंद्रगुप्त सेकंड को परवाह की जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी भी करनी होती है। तो होता क्या है कि एक बहुत महान राजा है जिनका नाम है रुद्रसेन, एक बहुत महान राजा है जिनका नाम है रुद्रसेन। ध्यान सुनना, ये जो वकाटाज आपको दिख रहे हैं, यहाँ के एक बहुत महान राजा है जिनका नाम है रुद्रसेना या रुद्रसेना भी बोल सकते हैं। इस रुद्रसेन से क्या करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड अपनी बेटी प्रभावती की शादी करते हैं। प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है। प्रभावती की शादी वकाटकाज के राजा, वकाटकाज एक डायनेस्टी का नाम है, वकाटकाज के जो राजा है रुद्रसेन, इनसे प्रभावती की शादी हो जाती है, हो गई शादी। अब क्या होता है, कुछ समय बाद रुद्रसेन की मौत हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। और इन दोनों का जो बेटा हुआ होता है, मतलब प्रभावती का रुद्रसेन से जो बेटा हुआ होता है, इन दोनों का जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, अभी उसे आप राजा बना नहीं सकते। रुद्रसेन की मौत हो गई तो कहीं ना कहीं इस वकाटाज अंपायर की, इस डायनेस्टी की रानी बन जाती है प्रभावती। प्रभावती मतलब आप कह सकते हो रानी की तरह रोल यही प्ले करेगी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, एक वकाटा का राजा जिसका नाम था रुद्रसेन, उनसे कर दी। शादी के बाद इन दोनों का भी बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा भी बहुत छोटा है और रुद्रसेन की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, प्रभावती जो है अब ये वकाटाज को संभाल रही है रानी बन के। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है यहाँ पे प्रभावती से बोलते हैं कि प्रभावती बेटा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रभावती बोलती है बताइए पिताजी। अब प्रभावती के पिता कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, वो बोलते हैं प्रभावती मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रभावती बोलती है कि पापा बताओ क्या हेल्प चाहिए, कि बेटी देखो तुम आज के समय पे तुम इस वकाटास डायनेस्टी की रानी हो, है ना, जब से तुम्हारे हस्बैंड गए हैं तब से इस डायनेस्टी की रानी तुम ही हो। ये बोलती है हाँ पापा बिल्कुल मैं ही हूँ यहाँ की रानी, कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। इसने बोला बोलो पापा, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आर्मी को लेके यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, अपनी आर्मी को तुम्हारे अंपायर में खड़ा कर दूँ, तुम्हारे वकाटा का अंपायर में अपनी आर्मी को खड़ा करके इन शाकास के ऊपर हमला करूँ, इनके ऊपर हमला करने के बाद मैं इस एरिया पे कब्जा कर लूंगा।
तो बेटी बोलती पापा ये कोई पूछने वाली बात है, आप ही का तो है ये भी, आप आ जाओ। तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, अपनी बेटी प्रभावती से परमिशन लेके यहां पर अपनी सेना को तैनात करता है और यहां से इन शाकास के ऊपर हमला करता है और इनको हरा के यहां से इनको भगा देता है और इस एरिया को भी गुप्ता अंपायर से जोड़ देता है। और आप खुद आप देख लो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया था, लोग आपको रटाते नहीं, इन्हें रटना नहीं है, सीखना है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि यह जो पार्ट है ये तो शाकास वाला पार्ट है, बकरा का जिक्र है। यहीं पे चंद्रगुप्त ने अपनी आर्मी बिठाई और शाकास के ऊपर हमला किया और सारे रीजन को कैप्चर कर लिया। तो आप देख लीजिए, जो लाइट ब्लू कलर है ये किसकी मेहनत है, इस वाले पार्ट को गुप्ता अंपायर में किसने जोड़ा है, चंद्रगुप्त सेकंड ने जोड़ा है। यहां से शाकास को हरा दिया, शाकास को यहां से भगा दिया और इस पार्ट को चंद्रगुप्त सेकंड ने गुप्ता अंपायर से जोड़ा। ये देख लो, ये लाइट कलर मतलब चंद्रगुप्त सेकंड यहां लिखा भी है। अब आप लोग इजीली इस चीज को समझ गए होंगे। क्लियर है, क्लियर है पूरी कहानी, एक एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूरी कहानी जो है ना बकटा वाली, सब यहां लिखे, आप पढ़ लेना, यहां आप देख सकते हैं, देख लो ये पूरी प्रभावती रुद्रसेन ये सब लिखा है, देख लो। हाँ, शाकास एक जगह नहीं था दीपेश, शाकास काफी सारे थे, शाकास अलग अलग जगहों में फैले हुए थे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि किसी एक ने हरा दिया तो शाकास खत्म हो गए, शाकास कई सारे हैं, कई सारे शाकास फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए, सैट्राप सिस्टम मैंने कल आपको बताया था यार। अब तो कहानी मतलब जिन्होंने बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ी होगी ना, जिन्होंने मुझसे पहले ही पढ़ी होगी तो उन्हें मालूम होगा कि हाँ भाई मतलब एक टिप्स पे हो गया होगा उनके। अब आप मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको अगर एग्जाम निकालना है ना, थोड़ा सा एक घंटा हो गया पढ़ाते हुए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम निकालना भी है ना, कोई भी एग्जाम निकालना है, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा जो मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ कि अभी तुम्हारे पास ना एज है, खुद अकेले बैठ के ना सोच के देखना कि एक बार अगर हमारी एज निकल गई ना उसके बाद क्या हमारे पास कुछ है। अभी हमारे पास एज है, एक बार अगर हमारी एज निकल गई क्या उसके बाद हमारे पास कुछ है, नथिंग, यू डोंट हैव नथिंग, तुम्हारे पास उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर तुम बस दूसरों को देखोगे, आपने से छोटे को देखोगे, यार वो देखो सीढ़ी से तैयारी कर रहा है, मैं भी कभी कर रहा था, मैं निकल नहीं पाया। तो प्लीज गाइस, ये बात बिल्कुल ना सोचे कि ये टॉपिक तो मैंने सबसे पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा एटीट्यूड मत रखिए। आपसे बड़े हैं, आपको कुछ गलत सलाह नहीं देंगे, बिकॉज हम लोग जिस एज में आप हो ना उस एज में निकल के आ चुका हूं, अभी आपको फील नहीं होगा। तो प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आज मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, आपको लगता होगा सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सर को करंट अफेयर्स का भी सर पे सर का मान अच्छा है, तो ये सब चीजें मैंने एक बार नहीं पढ़ी है। अगर मैं आज आपको यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने हिस्ट्री को कहीं बार पढ़ा हुआ है, थॉरली रिवीजन किया हुआ है। और ये कि बस मुझे एक बार एक चीज देखनी होती है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट देख लिया, देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट देख लिया आपके सामने, बकटास प्रभावती के 2 बार देखे मैंने। ठीक है, ये वेस्टर्न ये लाइन पढ़ी, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये प्रभावती नाम पढ़ा, ये पूरी कहानी तुम्हारे सामने को बन के तैयार है। ये पूरी कहानी तुम्हारे सामने बना दी मैंने। तो ये सब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना पॉसिबल होगा जब आप थोरली पढ़ेंगे। अब आपने मुझसे अगर 2-3 बार चीज पढ़ ली होगी ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीज आप भी समझा दोगे किसी को, तो उसमें क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, पता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज फॉर सोर्स। सर हिस्ट्री हम एनसीईआरटी भी पढ़ लें, सर हम वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, एक ही किताब को पढ़ो पर 10 बार पढ़ो। मैंने जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो मुझे जिनकी पर्सनैलिटी वाकई में अच्छी लगी, उन्हें बोला कि आप पॉलिटी की एक ही बुक पढ़ो, बट उसे ढंग से चाट लो, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि मैं आपको कोई बुरा कंटेंट दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट प्लीज आपने अगर चीज पहले भी पढ़ी है तो ये मत सोचिए कि हाँ हम तो तूफानी हो गए, बिल्कुल जहर हो गए हम तो, ऐसा नहीं। अभी आपके 2 बैचेस चल रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, इनको मेरे साथ साथ कवर कीजिए। इसके बाद विल स्टार्ट पॉलिटी, वो भी आप मेरे साथ कवर करना। ठीक है, और माफी चाहूंगा कुछ दिनों से आपकी क्लासेस करने की नहीं हो पाई, लेकिन ये मेरी गारंटी, करने पर आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको मुझसे पढ़ना है ठीक है, उससे आप बेफिक्र रहिए, करने पर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा पूरा आपके पेपर के लिए। 4 सब्जेक्ट्स जो मेरी जिम्मेदारी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इनकी आप चिंता मत कीजिएगा। आपके पेपर से पहले कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल में आपको सब करा दूंगा, लेकिन आप अभी क्लास को छोड़िए मत, बस ये सोचो कि अब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि कल को जब हम एग्जाम देने जाए तो कोई कमी ना रह जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। लेना यहाँ तक है ना, अपनी तरफ से छुट्टियां कम कीजिए, है ना। आपने देखा होगा भली मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं हो रही है, लेकिन एक बात मानो कि प्लस क्लास हो रही है हमारी डेली, मान रहे हो इस बात को ऑब्जर्व किया आपने कि प्लस क्लास आपकी डेली चल रही है। तो आपको यहाँ से भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्लस के बीच में और एक स्पेशल क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रायोरिटी पे कौन है बताओ, पहली प्रायोरिटी क्या है अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो, ऑब्वियसली बात है ना, तो आपने पे किया है, ठीक है आपने पे किया है, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है जो बच्चा पे करके देख रहा है तो हमें उसे कहेंगे पहली प्रायोरिटी देनी है ना। और ये देख लो आपकी प्लस की क्लास कौन सी रुक रही है, एक ज्योग्राफी के भी पहले शेड्यूल थी, वरना मैं नहीं करता हूँ प्लस की, तो मैं ले रहा हूँ चाहे मुझे बैकअप से लेनी पड़े, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर। चलिए ओके, तो अब आते हैं आपके यहाँ पे कौन, कुमार गुप्त फर्स्ट दिख रहा है, देख रहे कुमार गुप्त फर्स्ट आ रहे हैं। हाँ हाँ, अगस्त से पहले हो जाएगी पॉलिटी, पॉलिटी तो मेरी जुलाई में खत्म कर दूंगा मैं, मई है ना, अगला महीना अप्रैल ना, अप्रैल मई जून, जून तक हो जाएगी यार। ठीक है, जून तक पॉलिटी खत्म हो जाएगी। देखो 3 महीने तो पॉलिटी का बैच चलेगा, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो 3 महीने मान के चला, मतलब मैं अगर पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो आप ये मान के चलेगा कि बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना कुमार गुप्त वन जरा चर्चा करते हैं इनके बारे में। देखिए तो कुमार गुप्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया चंद्रगुप्त सेकंड के बाद यही आ रहे हैं अगले राजा बन के, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के जाने के बाद अगले राजा रहे कुमार गुप्त, और इनके बारे में कुछ ही पॉइंट्स हैं वो आपको बताइए। तो ध्रुवा देवी के बेटे हैं ये, ध्रुवा देवी कौन है, यू ऑल नो दैट, वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, कुमार गुप्त ने 2-3 चीजें करी है। सबसे पहली बात, इनके समय पे क्या हुआ है, इनके समय आपको क्या मिलेगा कि गुप्ता अंपायर का एरिया बड़ा है, कहां से कहां तक, नॉर्थ बंगाल से लेकर काठियावाड़ गुजरात, काठियावाड़ कहां है गुजरात में है,
बंगाल के नॉर्थ से लेकर काठियावाड़ तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक कितना एक्सपेंशन इन्होंने किया, मतलब इन्होंने भी गुप्ता अंपायर का एरिया थोड़ा बहुत बढ़ाया है। कहां से कहां तक बढ़ाया आपके सामने लिखा हुआ है। इनके समय पे एक जाति है हुंस जिसने भारत में हमला किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गुप्ता अंपायर जब खत्म होगा ना, गुप्ता अंपायर के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हुंस ने इनके ऊपर हमला किया था। तो हुंस यानी आप इसे हंस कह लो, हुंस कह लो, बात एक ही है। हंस एक बहुत खतरनाक जाति है जिन्होंने गुप्ता अंपायर के ऊपर हमला किया था। कब? जब कुमार गुप्ता यहाँ के राजा थे, तो कुमार गुप्त के सामने हुंस ने हमला किया है। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बनाई है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन तो कितनी बार पेपर में आ चुका है, आपने वनडे एग्जाम्स में सवाल बहुत बार देखा भी होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे कौन से गुप्ता रूलर जिम्मेदार है? कुमार गुप्ता। अब आता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है इनको कहा जाता है लास्ट ग्रेट रूलर, इनको कह रहे हैं लास्ट ग्रेट रूलर, इनको हम क्या बोल रहे हैं? लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, क्या लास्ट ग्रेट रूलर का मतलब आखिरी राजा होता है? क्या लास्ट ग्रेट रूलर का मतलब आखिरी राजा होता है? नो, नहीं। लास्ट ग्रेट रूलर का मतलब होता है आखिरी महान राजा। लास्ट ग्रेट रूलर का मतलब होता है आखिरी महान राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनके बाद भी आए होंगे बट वो काफी वीक या कमजोर रहे होंगे। स्कंदगुप्त के बाद भी कई सारे राजा आए हैं गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, लेकिन वो काफी कमजोर रहे होंगे, वीक रहे होंगे, तभी उनका नाम हम यहाँ पे नहीं लेते। तो स्कंदगुप्त को आखिरी महान राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने हुंस जाति के हमले से 2 बार गुप्ता अंपायर को बचाया है, 2 बार। देखो हुंस ने, ये जो हुंस जाति है, ये हंस एक सेंट्रल एशिया की जाति है। इसने ऑलरेडी कुमार गुप्ता के समय पे हमला कर दिया है। कुमार गुप्ता के समय पे ऑलरेडी हंस जाति हमला कर चुकी है। लेकिन स्कंद गुप्ता के समय पर भी, लेकिन स्कंद गुप्ता के समय पर भी, स्कंद गुप्ता के समय पर भी हंस जाति ने हमला किया है और 2 बार हमला किया और दोनों बार हंस जाति के हमले से, हंस जाति के हमले से गुप्ता अंपायर को बचाया किसने? स्कंद गुप्ता ने। तभी इनको आखिरी महान राजा कहा जा रहा है। और इन्होंने भी अपने आप को नाम दे दिया विक्रमादित्य। देख रहे हो कैसे कॉमन हो गया? इन्होंने भी अपने आप को नाम दे दिया विक्रमादित्य। ठीक है, और ये बात कहां लिखी है कि इन्होंने भी अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, एक भितारी पिलर है। ठीक है, इसकी लोकेशन आप लोग ढूंढ के लिखेंगे कहां पे है ये पिलर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया स्कंद गुप्ता ने अपने आप को उपाधि दी थी क्या? विक्रमादित्य। इसकी लोकेशन लिख लेना, नहीं लिखोगे तो बस। हुंस एक जाति का नाम है यार ना। विष्णु गुप्ता कहा जाता है कि ये आखिरी राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनको आखिरी राजा माना जाता है कि ये आखिरी राजा रहे होंगे। इनको मतलब लास्ट रूलर कंसीडर किया जाता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के आखिरी राजा थे ना। क्लियर यहां तक? क्लियर? हुंस ये जाति सेंट्रल एशिया से आई थी यार। हुंस जो जाति है सेंट्रल एशिया की जाति है। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ। नहीं यार, कल से लूंगा मैं आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लासेस है। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर? पहले बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अलग है, अलग है। अभी तक चाणक्य जिंदा होगा क्या? ये बताओ, अभी भी चाणक्य जिंदा होगा? जस्ट इमेजिन। मतलब प्रैक्टिकली बात है ना यार, जो उसे सोचो थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कुछ ज्यादा ही लिंक कर रहे हो तुम लोग, ये सब जो है। हाँ, चलो अब यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ गुप्ता अंपायर, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। ध्यान देना, कोऑपरेशन करके अगर पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं। अगर फालतू का हल्ला करते रहोगे तो कैसे हो जाएगा, है ना? तो इस बात को थोड़ा समझो आप लोग। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चीज को। चलिए ध्यान दीजिए, तो बात करते हैं एडमिशन ऑफ गुप्ता अंपायर के बारे में। ओके, तो जितनी बातें मैं बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना, फालतू दिमाग मत लगाना। द गुप्ता रूलर हैड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज आर्मी, मतलब जो गुप्ता राजा लोग रहे हैं, जो गुप्ता किंग्स रहे हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी थी। लड़ने के लिए लोग हमेशा कैपेबल थे। ठीक है, दूसरी बात, फोर्स लेबर और विस्टी वाज आल्सो प्रैक्टिस आर्मी, मतलब आर्मी के अंदर जो लोग थे, जरूरी नहीं कि आप अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। आपसे जबरदस्ती भी आर्मी के अंदर काम करवाया जा सकता है। आप नहीं सेना को ज्वाइन करना चाहते, आपको फोर्स करके भी आर्मी के अंदर काम करवाया जाता था। आप आज तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपको आर्मी में जाना है नहीं जाना है आपके ऊपर है। अगर आपको आर्मी में नहीं जाना, मत भरो सीडीएस का फॉर्म, मत जाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भैया आर्मी के अंदर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये रूल था, चाहे थोड़े समय करना पड़े। मतलब आपको जबरदस्ती भी आर्मी के अंदर नौकरी करवाई जा सकती है। गुप्ता डेवलप अ वेल जुडिशियल सिस्टम, इनके पास एक बहुत ही बढ़िया न्यायपालिका का सिस्टम है। इनके पास एक बहुत ही बढ़िया न्यायपालिका व्यवस्था है जहाँ पे अच्छे से फैसले किए जाते हैं। मतलब अगर किसी के साथ गुनाह हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो जाकर न्याय ले सकता है। मतलब इनके पास बढ़िया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रही होगी जहाँ पे अच्छे से फैसला करते होंगे और लोगों को न्याय देते होंगे। इंक्रीज लैंड टैक्सेस, इन्होंने जमीनों पर टैक्स बहुत बढ़ाया। इन्होंने लैंड पर टैक्स, यानी कि जो धरती है, लैंड है, बहुत टैक्स उस पर इंक्रीज कर दिए थे। ठीक है, बात को ध्यान रखना। एक जनरल सा पॉइंट से बता रहा हूँ ना, यहाँ से पॉइंट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूँ, बाद में अगर आप लोग अभी ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोग सेकंड पॉइंट दोबारा बता दो। तो पहले कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, किंगशिप वाज हेरिडिटरी। किंगशिप वाज हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपने देखा भी होगा, कोई बाहर से किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति आकर राजा नहीं बन गया है। राजा का बेटा क्या बन रहा है? राजा बन रहा है। तो किंग की जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी है। आप ही के परिवार के लोग राजा बनेंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब्सेंस ऑफ फन प्रैक्टिस ऑफ प्रीमोजेनिचर, ये पॉइंट बच्चों को कई बार समझ नहीं आता और बता रहा हूँ हर बैच में बच्चे इस पॉइंट को बार बार पूछते हैं, तो पहले ध्यान देना ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े। अब्सेंस ऑफ फर्म प्रैक्टिस ऑफ प्रीमोजेनिचर का मतलब क्या होता है? सुनो, आपने देखा होगा कि गुप्ता अंपायर के अंदर ऐसा नहीं है कि यार अगर बेटा बड़ा है तो वही राजा बन रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि किंग है, किंग का
ये हो गया एल्डर सन, किंग का ये हो गया यंगर सन। मतलब गुप्ता अंपायर के अंदर ये बात देखी गई कि चाहे बेटा बड़ा हो, चाहे बेटा बड़ा हो, चाहे बेटा छोटा हो। गुप्ता अंपायर के अंदर देखा गया कि चाहे बेटा बड़ा हो, चाहे बेटा छोटा हो, चाहे बेटा बड़ा हो, चाहे बेटा छोटा हो। गुप्ता अंपायर के अंदर ये चीज देखी गई कि चाहे बेटा बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिसमें क्वालिटी होगी राजा वो बनेगा। मतलब यहाँ पे इस अंपायर के अंदर ये चीज नहीं है कि मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर बेटा बड़ा है तो पहले बड़े बेटे को आप राजा बनाओगे, छोटा बन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं क्वालिटी और पोटेंशियल पे कि भैया अगर बेटा छोटा भी है लेकिन उसमें बड़े वाले बेटे से ज्यादा क्वालिटी है तो आप राजा उसे बनाओगे। मतलब यहाँ पे वो चीज नहीं है कि बड़े बेटे को ही राजा बनाना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर छोटे वाले में क्वालिटी है तो राजा वो भी बन सकता है। मतलब यहाँ पे आप सीनियरिटी नहीं दिखा सकते कि जो बड़ा बेटा है बस वही बनेगा चाहे उसमें क्वालिटी हो ना हो, नहीं, चाहे छोटा हो, छोटे में क्वालिटी है तो वो बनेगा। इसी चीज को इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा हुआ है थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में, एब्सेंस ऑफ फॉर्म प्रैक्टिस ऑफ प्रीमोजेनिचर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पाइए, नो रजिस्ट्रेशन ऑन पीपल ऑन मूवमेंट। मतलब वही वाली बात है यार, मतलब अगर आपको किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो आपको 36 कागज साइन नहीं करने हैं। मतलब अगर आप गुप्ता अंपायर के अंदर किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर जा रहे हो तो आपको जो है 10 जगह ट्रैवल नहीं करना है, मतलब 10 जगह आपको पंजीकरण नहीं करना है। मतलब अगर मान लो कि मैं गुप्ता अंपायर के अंदर रहता हूँ और मुझे गुप्ता अंपायर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो मुझे 10 जगह पंजीकरण नहीं करना है, मुझे 10 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, मैं फ्रीली जा सकता हूँ। ठीक है, नो स्पाई सिस्टम। गुप्ता अंपायर के अंदर कोई जासूसी का सिस्टम नहीं था, ध्यान रखना। और मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, क्या मॉडर्न अंपायर के अंदर जासूसी सिस्टम था? यस, यस। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो देखो गुप्ता अंपायर, और मैं यहाँ पे बोल दूं पहले सुन लो, गुप्ता अंपायर और मॉडर्न अंपायर ये दोनों बहुत बड़े अंपायर हैं इंडियन हिस्ट्री के, है ना। गुप्ता अंपायर और मॉडर्न अंपायर ये दोनों बहुत बड़े अंपायर हैं इंडियन हिस्ट्री के। तो यहाँ पे कंपैरिजन से भी एमसीक्यू बन जाएगा कि वो कौन सा अंपायर है, या मतलब एक स्टेटमेंट बन जाएगा मान लो कि क्या दोनों, क्या बोथ, बोथ मॉडर्न और गुप्ता अंपायर बोथ, क्या दोनों में स्पाई सिस्टम था? नहीं सर, दोनों में नहीं था। मॉडर्न में था, गुप्ता में नहीं था। तो ये बेसिक्स है, इन्हीं पे कमांड करो तभी एमसीक्यू सॉल्व होंगे। जासूस सिस्टम यहाँ पे क्यों नहीं था? क्योंकि यार देखो यहाँ पे ना राजाओं का डर इतना था ना कि कोई, मैं आपको बताता हूँ गुप्ता अंपायर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि इतने सख्त कानून है ना, गुप्ता अंपायर के अंदर इतने सख्त कानून है ना कि करप्शन तो बहुत कम होता था। मतलब कोई भी व्यक्ति ना गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। कोई भी व्यक्ति गलत काम करने से 10 बार सोचेगा। अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हो पहले 10 बार सोचोगे कि नहीं यार सजा वो इतनी हार्ड मिल जाएगी कि बस रहने दो, चोरी करो मत। देखो आज भी नॉर्थ कोरिया की मैं एक चीज की तारीफ करता हूँ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये भी नहीं कहूंगा ये सही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग इतना डिसिप्लिन में क्यों रहते हैं पता है? बिकॉज वहां के रूल्स रेगुलेशन देखा आपने कितना सख्त है। आप मुझे बता दो नॉर्थ कोरिया में कितना करप्शन देख लिया आपने, कितने रेप देख लिया आपने, मुझे बता दो भाई साहब। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि इतने सख्त कानून नॉर्थ कोरिया के अंदर बने हुए ना कि लोगों को पता है कि भाई अगर मैं कोई गलती भी करने जा रहा हूँ ना 100 बार सोच ले पहले, कोई भी गुनाह करने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि उसके बाद क्या तेरे साथ होगा तो इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे मैंने एक बार नॉर्थ कोरिया का कानून पढ़ा था कि अगर नॉर्थ कोरिया में किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया तो उस चीज की सजा उसकी 3 पीढ़ी तक को मिलती है। मतलब मान लो कि नॉर्थ कोरिया में किसी व्यक्ति ने कुछ गुनाह कर दिया, उसको भी सजा मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी, आने वाले उसके बेटे को मिलेगी, दादा बेटा उसके भी बेटे पोते तक को सजा मिलेगी। तो सोचिए इस लेवल के रूल्स हैं नॉर्थ कोरिया में। हम जैसे तो वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। वहां पे इंटरनेट यूज कर सकते लोग, पता है वजह तुम यहाँ बिना इंटरनेट तुम्हारी जिंदगी ना चले। जब अगर तुमसे अगर आज कोई गूगल यूट्यूब छीन ले तुम्हारे परेशान हो जाओगे, व्हाट्सएप छीन ले कोई तुमसे, इंस्टाग्राम छीन ले, वहां नहीं चलता है सब। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो आप यहां से इमेजिन करो कि मैं एक बात क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इतने सख्त लॉ रहे हैं गुप्ता अंपायर के अंदर कि भैया कोई भी इंसान करप्शन करने से पहले या कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पे जासूसी कोई सिस्टम है ही नहीं। चोरों का कोई डर ही नहीं है। रात के 2 बजे महिला जो है गहना पहन के बाहर निकल सकती है, कोई डर नहीं है चोरों का, पता है एक बार पकड़ा गया तो ढंग से नाप देगा राजा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लाइक दैट। ठीक है, यही तो रीजन है कि इंडिया का इतना बुरा हाल है, यही कारण है कि भारत का इतना बुरा हाल है। यहां तक क्लियर है सभी को? पहले बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है सभी? पहले मुझे बताएंगे। ओके 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 ओके, यहां तक क्लियर सभी को? पहले बताइए। अब ये कुछ अलग अलग पोस्ट है, ये पूछ ली जाती है मैच दी कॉलम में, आप देख सकते हैं आपके सामने ये। ठीक है, जैसे कि कुछ अलग अलग पद के नाम है, महाबलाधिकृता। गुप्ता अंपायर के अंदर कमांडर इन चीफ, जो सेना का कमांडर इन चीफ होता था उसको बोलते हैं महाबलाधिकृता। गुप्ता अंपायर के अंदर जो चीफ जस्टिस थे जो न्याय करते थे उनको महादंड न्याय का बोलते थे, दंड देने वाला। जो बड़े बड़े महलों को मेंटेन करके रखता था, राजा रानी के महलों की जो राजा रानी के महलों को मेंटेन करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उसको बोलते हैं महाप्रतिहार। अभी बात कर रहा हूं बस मैं ये पेज पढ़ा के तब आपके डाउट लेता हूं, पहले इसको देख लीजिए आप। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो शांति बनाने की कोशिश करेगा, एक ऐसा व्यक्ति। नवरत्न की बात करेंगे हम अंजलि, अभी मैं नवरत्न पे नहीं आया हूं, बिल्कुल आई विल टीच यू नवरत्न आल्सो। अब यहां पे देख लो पहले, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो युद्ध की तैयारी करेगा, या अगर गुप्ता अंपायर की लड़ाई चल रही है तो शांति प्रस्ताव रखने की कोशिश करेगा। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो गुप्ता अंपायर के अंदर युद्ध की प्लानिंग करेगा, या अगर किसी साथ युद्ध चल रहा है तो उसके साथ शांति बनाने की कोशिश करेगा, एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं संधि विग्राहका या महासंधि विग्राहिका। हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को हेड क्या बोलते हैं? दंडपाशिका। रॉयल ट्रेजरी, जो भी राजा का खजाना है, राजा के खजाने की देखभाल कौन करता है? बधागराधिक्रेता। एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? विनय स्थि संस्थापका। ठीक है, ऐसी जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट आप कह लो, मतलब अलग अलग केंद्रीय डिपार्टमेंट, जल विभाग मान लो, अलग अलग जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है,
उनका जो इंस्पेक्टर है उसको बोलते हैं सर्वाध्यक्षा। कैवलरी मतलब घुड़सवार जो सैनिक है, घुड़सवार जो सिपाही है, घोड़े वाले जो सिपाही हैं, उनके हेड को क्या बोलते हैं? महाश्वपति। एलिफेंट्स की जो सेना है उनका हेड कौन होता है? महामहिपालपति। वन हु रिप्रेजेंटेड गेस्ट टू किंग्स कोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो आज इतने सारे गेस्ट आते हैं इंडिया में पीएम से मिलने, दूसरे देशों के इतने बड़े बड़े राष्ट्रपति मंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आते हैं, तो ऐसे अगर कोई राजा से मिलने आ रहा है, अगर गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं से कोई मिलने आ रहा है, तो गेस्ट को राजा के सामने कौन पेश करेगा? जो भी बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनको गुप्ता डायनेस्टी के राजाओं के सामने पेश जो व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं विनयपुरा। आर्म्स एंड एम्युनिशन स्टोर्स, जहां पे भी सारे हथियार वेपन्स रखे जाते हैं गुप्ता एम्पायर के, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है? खाद्यापति का। इन्फेंट्री पैदल सिपाही, इनका हेड कौन है? महानरपति। क्लियर है गाइस? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दें। बस खत्म है एंशिएंट हिस्ट्री। लास्ट में वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में सब मिडिल ईस्ट होने वाली है। देखो मैंने कटौती बिल्कुल नहीं की, मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाया, तो आप देखना मैं कहीं पे जल्दी नहीं भागूं, ठीक है? ये सब बराबर हो जाएगा। फानास गुप्ता, सफानास पढ़ेंगे और हर्षवर्धन पढ़ेंगे और भी जो चीजें होंगी थोड़ी इंपॉर्टेंट वो पढ़ा के सीधा मिडिल पे।